गुड मॉर्निंग। सबको आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन। 15। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पित्तज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण देखे थे। आज हम देखेंगे कफज गुल्म का निदान और संप्राप्ति और लक्षण। तो श्लोका नंबर 10। तैहि एव तु कर्षणैहि कर्षितस्य अति अशनात् अति स्निग्ध गुरु मधुर शीत अशनात्। तो कर्षितस्य, कर्षणैहि कर्षितस्य मतलब वातज गुल्म के निदान में जो बताए गए हेतु जिससे मनुष्य कर्षित हुआ था, जैसे कि पंचकर्म था, और जो आप एक बार वो पढ़ लो। तो ऐसे कर्षित मनुष्य ने अगेन ये हेतुओं का सेवन किया। अति अशनात् मतलब अति मात्रा में भोजन करना, अति स्निग्ध आहार करना, अति गुरु, अति मधुर, अति शीत अशनात ऐसा आहार करना, पिष्ट पिष्टान्न सेवन करना, इक्षु क्षीर तिल, इक्षु मतलब गन्ना या गन्ने की विकृति, मतलब ये जो विकृति शब्द है वो सबके लिए आएगा। दैट इज पिष्ट विकृति मतलब आटे से बनाए गए पदार्थ। इक्षु विकृति मतलब यहाँ पे शक्कर आएगी, गुड़ आएगा। क्षीर विकृति, तिल विकृति, माश विकृति, गुड़ विकृति सेवनात्। मंदकम, मंदक मध्य, मंदक मतलब मंदक दधि। यहाँ पे मंदक दधि मतलब जो आधा जमा हुआ दही दही होता है उसे बोलते हैं मंदक दधि।
गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने वातज गुल्म और पित्तज गुल्म देखे, उनकी संप्राप्ति और उनके लक्षण देखे। तो आज हम देखेंगे कफज गुल्म। तो कफज गुल्म का निदान पहले देखते हैं। श्लोका नंबर 10। तैः एव तु कर्षणैः कर्षितस्य अति अशनात्। तो यहाँ पे कर्षणैः कर्षितस्य मतलब कर्षण के वातज गुल्म के अंदर जो हेतु बताए गए कि इन कारणों से मनुष्य कर्षित होता है, तो उसमें ज्वर था, अतिसार, वमन, विरेचन इत्यादि थे। तो इन सारी वजह से जो कर्षित हुआ मनुष्य है, उसने उसके बाद फिर से कफ कारक हेतुओं का सेवन किया, जैसे कि अति अशनात, अति मात्रा में भोजन करना, अति स्निग्ध भोजन, गुरु, मधुर, अति शीत, अशनात, अति शीत भोजन, पिष्ट, इक्षु, क्षीर, तिल, माश, गुड़, विकृति सेवनात्। तो विकृति वर्ड आता है सबके लिए, दैट इज पिष्ट विकृति, मतलब आटे से बनाए गए विभिन्न पदार्थ, जैसे कि आटे का लड्डू बनाते हैं, भाकरी बनाते हैं, एक्सेट्रा। इक्षु विकृति, गन्ने की विकृतियाँ, गन्ने से जो चीज़ें बनती है उसमें फाणिक आता है, गुड़ आता है, चीनी आती है। क्षीर विकृति, इसमें दूध, दही, सब इसमें दूध के सारे पदार्थ। तिल विकृति, तिल के सारे पदार्थ। माश विकृति, उड़द के सारे पदार्थ। और गुड़ विकृति, गुड़ से बनाए हुए अलग अलग पदार्थ। तो इनका अति मात्रा में सेवन करना। और मंदक, यहाँ पे मंदक दधि, तो मंदक दधि का मतलब है जो आधा जमा हुआ दधि, अच्छी तरह से ना जमा हुआ दधि, उसको बोलते हैं मंदक। तो मंदक दधि का सेवन करने से, मध्य अतिपानात, अति मात्रा में मध्य करने से, हरितक अति प्रणयनात्, मतलब हरितक शाक, जो शाक वर्ग है उसका अति मात्रा में सेवन करने से, अनुप औदक ग्राम्य मांस अति भक्षणात्। अनुप मांस, अनुप ग्राम्य मांस और औदक मांस इत्यादि का अति मात्रा में सेवन करने से, और संधारणात्, मतलब वेगों का धारण करने से, अति सुहितस्य च अति प्रगाढ़ उदक पानात्। अति सुहितस्य मतलब अति मात्रा में पेट भर के भोजन करना, और उसके बाद च अति प्रगाढ़ उदक पाना, तो अति मात्रा में जल का सेवन करना। तो इस हेतु को आप किससे कंपेयर करोगे? वातज गुल्म के हेतुओं में दिया है कि अति सौहित्यस्य नव उदक सेवनात्, ऐसा कुछ तो है, आप थोड़ा कंपेयर करके लिखो। तो मतलब वहाँ पे नव उदक है, वर्षा का नया जल, और यहाँ पे क्या है? ओनली उदक है। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। संक्षोभात वा शरीरस्य, शरीर में संक्षोभ होना, शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। तो यहाँ पे कफ के साथ साथ वायु भी मिलकर प्रकोपित हो जाते हैं। तो यहाँ तक कफज गुल्म का हमने निदान देखा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी संप्राप्ति। तम प्रकुपितम मारुत आमाशय एक देशे संवर्त्य। तो ऐसे प्रकुपित हुआ कफ आमाशय के एक ही देश में, और कफ के साथ आमाशय के एक ही देश में रुक जाता है, और ताम एव वेदना प्रकारान उपजनयति य उक्ता वात गुल्मे। तो वो तरह तरह की वेदनाएं उत्पन्न करता है जो वात गुल्म में बताई गई है, दैट इज य उक्ता वात गुल्मे। श्लेष्मा तो अस्य, तो वो कफ क्या क्या लक्षण उत्पन्न करेगा? शीत ज्वर, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, हर्ष, हृद्रोग, छर्दी, निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य, स्थैमित्य का मतलब है कि गीले वस्त्र से ढका हुआ जैसा प्रतीत होना, गौरव, शिरो अभिताप, शरीर में गौरव और शिरशूल होता है। अगेन शिरो अभितापान उपजनयति, उत्पन्न करता है। अपि च गुल्मस्य स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्तता। तो वो जो वायु का गोला है, पिंडित वायु है कफ के साथ, तो वो स्थैर्य, गौरव, काठिन्य, अवगाढ़ मतलब गौरव और सुप्तता उत्पन्न करता है। तथा कास श्वास प्रतिशायान, तो कफ की वजह से क्या क्या होता है?
कास श्वास प्रतिशाय राजयक्ष्मा च अति प्रवृद्धः, अतिमात्रा हुआ, अतिमात्रा में बढ़ा हुआ कफ, ये इत्यादि कास श्वास प्रतिशाय राजयक्ष्मा उत्पन्न करता है। तो ये आएगा कफज गुल्म के उपद्रवों में। तो राजयक्ष्मा इज उपद्रव ऑफ कफज गुल्म। ये आप निदान में थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। श्वेत्यम त्वक, इन सारे जगहों पे श्वेत रंग आता है। त्वक, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरुषेषु उपजनयति, ये सारे सफेद रंग के हो जाते हैं। और निदान उक्तानि च अस्य न उपशेरते, विपरीतानि च उपशेरते इति श्लेष्म गुल्मः। निदान उक्त जो हेतु है उनके सेवन करने से हमें अनुक्षय मिलता है, और उनका परिवर्जन, निदान परिवर्जन करने से उपक्षय प्रतीत होता है। तो ये हमने देखी संप्राप्ति और कफज गुल्म के लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे निचय गुल्म, दैट इज त्रिदोषज गुल्म और सन्निपातज गुल्म। त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपाते तु सान्निपातिकम गुल्म उपदिशन्ति कुशलाः। तो तीनों दोषों के लक्षण एक साथ मिले तो हम उसे बोलेंगे सन्निपातज गुल्म। सविप्रतिषिद्ध उपक्रमत्वात् असाध्य निचय गुल्मः, उसके विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से, क्योंकि तीनों दोषों की चिकित्सा परस्पर विरुद्ध होने से इसे असाध्य बोला जाता है। तो निचय गुल्म और सन्निपातज गुल्म और त्रिदोषज गुल्म इज इक्वल टू असाध्य, तो उसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम रक्तज गुल्म, दैट इज शोणितज गुल्म। शोणित गुल्मः तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य। तो शोणित गुल्म सिर्फ स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। वाय गर्भकोष्ठ आर्तव अगमन वैशेषात्, क्योंकि ये जो शोणितज गुल्म होता है वो गर्भाशय में आर्तव के अगमन से, मतलब आर्तव के रुक जाने की वजह से होता है, और जो कि गर्भाशय और आर्तव ओनली स्त्रियों में प्रेजेंट होता है, इसलिए। तो यहाँ पे टीका में बताया गया है कि रक्तज गुल्म पुरुषों को भी होता है, लेकिन वो रक्त से रक्त धातु विकृति जन्य हो सकता है। तो स्त्रियों में होता है वो रक्तज गुल्म स्पेसिफिकली, और पुरुषों में होता है वो थोड़ा सा रक्त धातु से रिलेटेड होता है। तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोचते हैं, आप बस इतना ही याद रखो, शोणित गुल्मः तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्थव अगमन वैशेषात्। श्लोका नंबर 13। तो रक्तज गुल्म सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों होता है, और इसका निदान यहाँ पे बताया गया है। दैट इज पारतंत्र्यात्, स्त्रियों को पुराने काल से स्वातंत्र्य नहीं है, वो परतंत्रता में रही है, मतलब दूसरों के ऊपर अधीन है। दैट इज पारतंत्र्यात्। अवैशारद्यात्, मतलब स्त्रियां किसी भी कामों में, घर का काम छोड़ के बाकी के व्यवहार में विशारद नहीं है या अशिक्षित है। सततम उपचार अनुरोधात्वा, वो हमेशा ही घर के जो बूढ़े लोग हैं, पति है और अपने जो बच्चे हैं, उनकी ही सेवा करने में व्यस्त रहती है। दैट इज सतत उपचार अनुरोधात्वा, और दूसरों की सेवा करने में व्यस्त रहने से वो खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए। वेगान अनुदीर्णात् उपरुन्धत्या, मतलब वो ऐसे सेवा करने में बिजी रहती है, इसलिए कभी कभी जब वेग आते हैं तब वो उन वेगों का धारण कर लेती है। आमगर्भे वा अपि चिर पतिते, अथवा आमगर्भ पतन होना, मतलब गर्भ परिपक्व होने से पहले ही उसका पतन होना, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय स्राव, गर्भभ्रंश, या इसको हम बोल सकते हैं कि एबॉर्शन बोल सकते हैं। आम गर्भ मतलब 9 महीने होने से पहले ही गर्भ का गिर जाना। वा अपि चिरपतिते, या देर से पतन होना। या अपि चीर प्रजाताया, चीर प्रजाता मतलब अभी अभी डिलीवरी हो गई है, ऐसी कंडीशन में जब वो ऋतुमती होती है, ऐसे काल में अगर वो वात प्रकोपक आहार सेवन करती है, ऐसे कंडीशन में, तो अचीर प्रजाताया ऋतौ वा वात प्रकोपणानि आसेवमानायाः, ये एक ही हेतु गिनना है।
क्षिप्रम वात प्रकोपम आपद्यते। इन सब कारणों की वजह से तुरंत ही वात का प्रकोप हो जाता है। तो ये हमने देखा रक्तज गुल्म का हेतु। और अब देखेंगे हम संप्राप्ति। सप्रकुपितो योनि मुखम अनुप्रविश्य। तो ये प्रकुपित हुआ वात योनि के मुख में प्रवेश करता है और जो आर्तव बाहर आना चाहिए उससे आने नहीं देता। आर्तवम उपरुनद्धि, आर्तव में रुकावट उत्पन्न करता है। और मासी मासी तद आर्तवम उपरुद्यमानम, तो प्रतिमास रुकता हुआ ये जो आर्तव है वो कुक्षी में बढ़ने लगता है और वो परिपिंडित होता है, मतलब गोल पिंड के जैसा होता है जो लोगों को गर्भ की तरह प्रतीत होता है। तो इसके लक्षण हम देखते हैं श्लोका नंबर 14 में। तस्याः शूलकास अतिसार छर्दी अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य कफ प्रसिकाः समुपजायन्ते। ये लक्षण मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको ये सारे लक्षण पता है। स्तनयोश्च स्तन्यम, मतलब स्तन में स्तन्य थोड़ा सा आने लगता है, जैसे कि स्त्री गर्भवती होने के बाद भी ऐसा ये लक्षण दिखता है। ओष्ठयोः स्तनमंडलयोः च कार्ष्ण्यम, ओष्ठ में और स्तनमंडलों में कार्ष्ण्य दिखाई देता है। तो ये भी गर्भिणी में लक्षण दिखता है, इसलिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो गर्भवती है ऐसा, लेकिन यहाँ पे उसको रक्तज गुल्म हुआ होता है। अत्यर्थम ग्लानि ही चक्षुषो, उसको ग्लानि आती है, तो ये लक्षण भी गर्भिणी में दिखता है। मूर्छा, उल्लास, दौरुद, दौरुद मतलब जो गर्भिणी की इच्छाएं होती है जो गर्भ से प्रकट होती है उसे हम दौरुद बोलते हैं, तो उसको दौरुद भी लक्षण दिखता है। श्वेतुश्च पादयोः, दोनों पैरों में सूजन आती है। ईशच्च उद्गमो रोमराज्याः, तो उसके पेट के ऊपर रोमराजी उत्पन्न होती है। इसको हम स्ट्राई ग्रेविडेरम भी बोलते हैं, जैसे कि गर्भिणी को पेट के ऊपर ऐसे लाइंस दिखती हैं व्हाइटिश। योन्याः चाटालत्वम, मतलब योनि का प्रसरण होना। अपि च योन्या दौर्गंध्यम आस्रावश्य उपजायते, योनि से दुर्गंध आती है और पानी जैसा स्राव आने लगता है। केवलश्च अस्या गुल्मः पिंडित एव स्पंदते, और वो गुल्म पिंडित होकर स्पंदन करने लगता है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये गर्भ का हार्ट एक्टिविटी है ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ताम अगर्भा गर्भिणीम इति आहुमूढ़ाः, तो मूर्ख लोग इसे बोलते, इसे जान नहीं पाते कि ये रक्तज गुल्म है, और मूर्ख लोग इसे समझते हैं कि ये गर्भिणी है। तो ये है रक्तज गुल्म के लक्षण। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो 3rd ईयर में इम्पॉर्टेंट है, आप जस्ट रेफरेंस के लिए पढ़ लो। इसके बाद रक्तज गुल्म और अंतर्विद्रदी, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और रक्तज गुल्म और गर्भ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो आप पढ़ लो, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इनकेस पूछा गया तो। गुल्म और शूल में डिफरेंस दिया गया है। येषां तु खलु पंचानां गुल्मानां प्राग अपि निवृत्ते इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तो ये 5 गुल्मों के पूर्व रूप हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा क्रम है, पहले उन्होंने टाइप्स बताए और उनके लक्षण बताए और उसके बाद पूर्व रूप बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, आपको ऐसे ही क्रम याद रखना है। अन्नाभिलाषणम, खाने की इच्छा ना होना। अरोचक, अविपाक, अग्निम वैषम्यम, तो अरोचक जो है वो जीवा की तरफ वहाँ तक रहता है, और अविपाक मतलब खाने के बाद पचन नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। अग्नि में वैषम्य होता है, कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। विदाहो भुक्त से, खाना खाने के बाद विदाह उत्पन्न होगा। पाक काले च अयुक्ता छर्दी उद्गारो, पचन के काल में छर्दी या उद्गार उत्पन्न होते हैं। वातमूत्र पुरुष वेगानां च अप्रादुर्भाव, मतलब इनका धारण होता है, मतलब वातमूत्र पुरुष के वेग का प्रॉपर गमन नहीं होता है, मतलब प्रादुर्भाव नहीं होता है। प्रादुर्भूता नाम च अप्रवृत्ति ही ईषद आगमनम वा, तो जो प्रादुर्भूत हुए भी, मतलब वातमूत्र पुरुष वेग आए भी तो वो अल्प मात्रा में ही आते हैं, मतलब पुरुष वात अल्प मात्रा में ही बाहर निकल पाते हैं। वातशूल, आटोप, आंत्रभूजन, परिहर्ष,
न परिहर्षण अतिवृत्त पुरुषता अबुभुक्षा, अबुभुक्षा भूख नहीं लगती, दौर्बल्य आता है, और सौहित्य असहत्वम, ये लास्ट लक्षण इंपॉर्टेंट है कि सौहित्य मतलब पेट भर खाना खाना, तो पेट भर खाना खाया तो उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, भरपेट भोजन सहन नहीं होता है। तो ये देखे हमने पूर्व रूप। इसके बाद हम देखेंगे कि वायु की प्रधानता है, मतलब बिना वायु गुल्म व्याधि पॉसिबल ही नहीं है। सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातादृते संभवति गुल्मः। वातात् प्लस ऋते इज इक्वल टू वातादृते, मीन्स वात के बिना गुल्म संभव नहीं है। इन सभी गुल्मों में कोई भी गुल्म बिना वायु के संभव नहीं है। तो श्लोका नंबर 16 में देखते हैं कि चिकित्सा सूत्र उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। तेषाम सान्निपातिकम असाध्यम ज्ञात्वा न उपक्रमे, सन्निपातज गुल्म को असाध्य जान के उसकी चिकित्सा न करे, न एव उपक्रमेत। एक दोष जेतु यथास्व आरंभम प्रणयेत, एक दोष गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा का प्रारंभ करे। संश्रुष्टास्तु साधारणेन कर्मण उपचरेत, संश्लिष्ट मतलब संसर्ग मतलब दो दोष का, तो दो दोषों के गुल्मों में साधारण चिकित्सा करे, जिससे दोनों में से कोई एक का प्रकोप ना हो, कोई एक शांत ना हो, तो दोनों का भी शमन हो जाए। यच्च अन्यत् अपि अविरुद्धं मन्येत तद अपि अवचारेत विभज्य गुरुलाघवम उपद्रवाणाम, गुरुन उपद्रवान त्वरमाणम, मतलब यहाँ पे अविरुद्ध चिकित्सा करनी है। मतलब कोई भी चिकित्सा, जैसे कि वात और पित्त है, तो वात की चिकित्सा क्या रहेगी, उष्ण चिकित्सा देंगे, और पित्त में चिकित्सा हम देंगे शीत, तो ये हो जाएगा विरुद्ध। तो उसमें से जो गुरु दोष है उससे पहले चिकित्सा करो, और बाद में जो कम मात्रा में प्रकोपित हुआ है उसकी चिकित्सा करो। और उपद्रव के बारे में भी बताया कि गुरुन उपद्रवान त्वरमाणम, जो उपद्रव ज्यादा मात्रा में है या गुरु है, गंभीर है, उनकी चिकित्सा त्वरमाणम मतलब त्वरित करे। और जो लघु है दैट इज जघनम इतरान, तो उसकी बाद उसकी चिकित्सा हम बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले गुरु उपद्रवों को ट्रीट करो, फिर बाद में लघु उपद्रवों को ट्रीट करो। त्वरमाणस्तु विशेषम अनुपलभमानो गुल्म एषु आत्तेयिके कर्मणि वात चिकित्सितम प्रणयेत। तो आपको अगर इसमें विशेषम अनुपलब्ध मतलब दोषों की विशेषता ना समझे, मतलब दोष कौन सा है अगर आपको नहीं समझे, तो इसको अगर आत्तिक चिकित्सा हो, तो आत्तिक चिकित्सा ऐसी कंडीशन में जब आपको दोषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं समझे, तो ऐसे कंडीशन में कर्मणि वात चिकित्सितम प्रणयेत, तो सारी वात की ही चिकित्सा करो, क्योंकि बिना वात के गुल्म पॉसिबल ही नहीं है। वात का शमन होगा तो गुल्म का भी अल्टीमेटली शमन होगा। स्नेह स्वेदो, तो वातहर चिकित्सा मतलब क्या क्या करना है हमने ऑलरेडी देखा है। स्नेह स्वेद, वातहर, स्नेह उपसंहित, मृदु विरेचन, बस्ती, अम्ल लवण मधुर रस सेवन युक्त्या अवचारे, मारुते ही उपशांते स्वल्पेन अपि प्रयत्नेन शक्यो अन्यो अपि दोषो नियंतुम गुल्मेषु इति। तो वात का शमन करने से थोड़े ही प्रयत्न से बाकी के दोषों का भी शमन हो जाएगा। गाय, क्योंकि सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातादृते संभवति गुल्मः, इसलिए। तो ये लाइन को आपको याद रखना है, और ये लास्ट लाइन को भी पर्टिकुलरली याद रखना है, तो इसको आप चिकित्सा के पॉइंट के अंदर लिख सकते हो। अगेन भवती छात्र कंक्लूजन, गुल्मिनाम अनिल शांति ही उपाय ही सर्वस्व विधिवत आचरितव्या। गुल्म रोगियों में हमेशा वात को शांत करने के लिए चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद मारुते ही अवजिते अन्य बुधिर्णम, पहले वात को जीतो, पहले वात का शमन करो, फिर उसके बाद अन्यम उदीर्णम, जो बाकी के प्रकोपित दोष हुए हैं, बढ़े हुए दोष हैं, उन दोषों की फिर चिकित्सा करें। दैट इज दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्यात्, बाकी के दोष की चिकित्सा बाद में करें। तो यहाँ पे वात की चिकित्सा को ज्यादा महत्व है। श्लोका नंबर 18, संख्या निमित्त रूपाणी पूर्वरूपम अथापि च दिष्टम निदाने गुल्मानाम एक देशश्च कर्मणा। तो हमने इस तरह गुल्म निदान अध्याय में गुल्मों की संख्या, उनके हेतु, उनके लक्षण, उनके पूर्व रूप और संक्षेप में चिकित्सा का
कर्म, एक देश तथा चिकित्सा सूत्र बताया गया है। तो यहाँ पे अपना अध्याय समाप्त होता है। तो आपको नोट्स कुछ इस तरह बनाने हैं। सुश्रुत की डेफिनेशन भी याद रखो तो फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इम्पोर्टेंट हो जाएगी। संख्या संप्राप्ति इसकी है, मतलब इसके टाइप्स है, इस तरह से आपको लिखने हैं। कुछ सुश्रुत और वाग्भट के मैंने डिफरेंस करके लिखा है कि सुश्रुत के 5 टाइप है, वाग्भट के 8 टाइप है। अगेन चरक ने चिकित्सा सान में इसके अलग टाइप्स बताए हैं। संप्राप्ति देखो, वातज गुल्म में महास्रोत था, पित्तज गुल्म में आमाशय एकदशस्थ था और कपज में आमाशय एकदशस्थ था। नीचे गुल्म असाध्य भार, पी प्रतिषिद्ध उपक्रम, विरुद्ध उपक्रमत्वात्। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। वातज गुल्म हेतु उसके लक्षण लिखो, कुछ अलग से आप लक्षण हो तो उसको ऐसे आप सर्कल करो ताकि आपको याद रहे नीट एग्जाम के लिए। वातज गुल्म उपद्रव ब्रग्न। पित्तज गुल्म हेतु कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो लिख लो। पित्तज गुल्म लक्षण है। कफज गुल्म, सन्निपातज गुल्म। रक्त गुल्म के हेतु आपको ऐसे लिखने हैं पॉइंट वाइज। पारतंत्र्यात् अवैशारद्यात् सतत उपचार अनुरोधत्वात् वेगानुदीर्ण उपरोध आम गर्भपात स्पेसिफिक हेतु है। अविप्रजाता द्वारा, ऋतुमती द्वारा वात प्रकोप का आहार का सेवन। एवं भवति स्त्रिया एवं भवति न पुरुषस्य, बिकॉज गर्भकोष्ठ आर्तव गमन अवैशेषात्। वात प्रकोप इसका जो संप्राप्ति है वो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। प्रकोपित योनि का पहले उसके ऊपर आपको निदान सेवन लिखना है जो भी दिया है ऊपर पॉइंट वाइज। विथ डाउनवर्ड एरो करके वात प्रकोप सप्रकोपित योनिमुखम अनुप्रवेश्य आर्तवम उपरुणद्धि मासी मासी तथा आर्तवम उपरुध्यमान कुक्षिम अभिवर्धयति। उसके लक्षण लिखने हैं। यहाँ पे अगेन पूर्व रूप, सवित से असहत्व थोड़ा स्पेसिफिक पूर्व रूप है। गुल्म में वात प्रधानता, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गुल्म में वात प्रधानता, एक्सप्लेन वात प्रधानता इन गुल्म व्याधि। सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातात् संभवति गुल्म। ये भी चिकित्सा सूत्र। गुरुपद्रव त्वरमाण्य, गुरुपद्रव की पहले चिकित्सा करो, त्वरित करो चिकित्सा। लघु में मतलब जगह में उसके बाद कर सकते हो। अभी इसकी चिकित्सा। तो इस तरह आपको पॉइंट्स निकालने हैं। थैंक यू।